हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इस चैप्टर में बेसिकली आप दो चीज पढ़ेंगे। एक हो जाएगा आपका लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक नाम से ही क्लियर है, जो स्टॉक का आपका नुकसान होगा उसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ पैसे देगी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया होगा स्टॉक का। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट समझना है हम लोग को, ठीक है। बेसिकली आप जो सा इंश्योरेंस लोगे उसका ही आपको पैसे मिलने वाले। जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको पूछा जाएगा कि भैया आप लॉस ऑफ स्टॉक का लेने आए हो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का लेने आए हो या दोनों लेने आए हो। जो सा आप लोगे उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है। अगर दोनों लोगे तो दोनों का क्लेम मिलेगा, ये वाला लोगे तो इसका क्लेम मिलेगा, ये वाला लोगे तो इसका क्लेम मिलेगा। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आग लगने से या किसी भी तरीके से छत पहुंचने से आपका बिजनेस थोड़े दिन के लिए ठप रह जाता है। मान लो आपकी दुकान में आग लग गई, सपोज कर लो मिस्टर एक्स की दुकान में आग लग जाती है और उनका जो काम धंधा है वो 1 महीने के लिए बंद रहता है। तो उस 1 महीने में जो उनको प्रॉफिट का नुकसान होगा उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी इनको एक क्लेम देगी जिसको बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम अंडर द लॉस ऑफ पॉलिसी, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के बदले में इनको प्रॉफिट का जो नुकसान होगा उसके बदले में क्लेम देगा। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, इसको निकालना सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। अब अगर हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो आप अपनी अगर किताब में देखोगे इसको तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में ये सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। जैसे आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, शॉर्ट सेल निकालनी पड़ेगी, जीपी ऑन शॉर्ट सेल निकालना पड़ेगा, एडमिसिबल एक्सपेंसेस या एडिशनल चार्जेस निकालने पड़ेंगे, अमाउंट ऑफ एडमिसिबल फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। इनके फॉर्मूले दे रखे हैं, फिर कुछ घटाना जोड़ना और फिर फाइनली हमारा नेट क्लेम यहाँ पे आंसर आता है। तो ये समझ लो एक तरीके के स्टेप हैं। तो इनको सीरियल वाइज ऑर्डर जैसे होना चाहिए प्रॉपर वो हम लिखवा रहे हैं पहले, फिर उनको डिटेल में समझेंगे, फिर जाके हम लोग सवाल शुरू करेंगे। तो जो स्टेप फॉलो करने होंगे आपको, सबसे पहले निकालना होता है आपको शॉर्ट सेल्स। ये शॉर्ट सेल कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको लिखना होगा स्टैंडर्ड सेल्स, चाहे टर्नओवर बोलें चाहे सेल्स बोलें। इस स्टैंडर्ड टर्नओवर में आपको प्लस करना होगा 10%। तो इसका नाम होता है एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स या टर्नओवर। इसमें से माइनस करेंगे सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड, तो मेरी आ जाएगी क्या? शॉर्ट सेल्स। तो स्टेप 1 क्या हो गया? शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना। अभी हम ये बताएंगे आपको कि स्टैंडर्ड सेल क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, अभी सारी हम डिटेलिंग करने वाले हैं। पहले एक बार चार्ट बन जाए हमारा। दूसरा निकालना होता है आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एनपी प्लस आईएससी डिवाइड बाई सेल ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड इनटू 100। इस फॉर्मूले में डालेंगे, रेट ऑफ जीपी निकल जाएगा। तीसरा होता है रेट ऑफ जीपी निकल जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। ये कुछ नहीं होता, वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। 1/2 कह सकते हो आप इसको, सरल शब्दों में क्या कह सकते हो? 1/2। और अगर यहाँ लिख दें इसको तो इसको कह सकते हो आप शॉर्ट सेल्स
इंटू जीपी रेट या रेट ऑफ जीपी, कुछ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, चौथा निकाला जाता है अमाउंट ऑफ एडमिसिबल, ठीक है, फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, या इसको अमाउंट ऑफ एडमिसिबल या एडमिसिबल अमाउंट कह सकते हो। ठीक है, एडमिसिबल अमाउंट फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, आप फुल फॉर्म में लिखोगे एडमिसिबल अमाउंट फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, यानी चाहे इसको हम एडिशनल एक्सपेंसेस बोले चाहे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोले, एक बात है, इनमें से कितना अलाउ होगा, एडमिसिबल का मतलब अलाउ कितना होगा, और ये अलाउबल निकालने के लिए 3 में से छोटा देखना होता है, यानी इसके लिए क्या करना होगा आपको, लोअर ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। पहला होता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, या आईसीडब्ल्यू भी बोल सकते हो इसको, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्चुअल आईसीडब्ल्यू, आईसीडब्ल्यू मतलब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दूसरा होता है फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टीएससी इनटू एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा सेल्स थ्रू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट। इन तीनों के अमाउंट निकाल लेंगे, इन तीनों में से जो लोअर होगा उतना अलाउ किया जाएगा फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, इसको बोल सकते हो आप अलाउबल या एडमिसिबल एक्सपेंसेस फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। पांचवा निकलता है ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम क्या होता है, ये जो निकला है तीसरे वाले स्टेप में, यानी जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। ठीक है, इसको लॉस ऑफ जीपी बोल सकते हो या ऐसे ही बोल सकते हो जीपी ऑन शॉर्ट सेल, सिंपल सा। ठीक है, तो ये जीपी ऑन शॉर्ट सेल, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स में हमें क्या करना होगा, इन तीनों में से लोअर, यानी एडमिसिबल अमाउंट फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस जोड़ना होगा और माइनस करना होगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो इतना करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। ग्रॉस क्लेम के बाद आगे निकाला जाता है यहां जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और ये निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल टर्नओवर में प्लस करेंगे हम लोग 10%। ठीक है, और जब ये सब निकल जाएगा तो इनटू कर देंगे इसमें से हम लोग जीपी रेट से। शॉर्टकट में इसको हम लोग बोल देंगे जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को AAT, जीपी ऑन डबल AT कह सकते हो। और सबसे लास्ट में निकलता है नेट क्लेम। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या निकलेगा बेटा, 7वें नंबर पे नेट क्लेम, और नेट क्लेम का फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्लेम इनटू पीवी, पीवी मतलब पॉलिसी वैल्यू, डिवाइड बाई जीपी ऑन डबल AT। यही फाइनली हमारा आंसर होता है। यानी आप देख पा रहे हो कि आपको ये 7 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट सेल, फिर जीपी रेट,
फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे जिसको जीपी ऑन शॉर्ट सेल बोला जाएगा। फिर निकालेंगे कि एडमिसिबल अमाउंट कितना होगा एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, इन तीनों में से लोअर, फिर क्रॉस क्लेम, फिर जीपी ऑन एटी, और सबसे लास्ट में आपका फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जिसको हम लोग नेट क्लेम बोला करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की आप बात समझ गए। अब दूसरी बात आती है कि भैया ये सब हैं क्या चीजें, ये जो नाम लिख दिए हम लोग इनका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अगर इस चार्ट में हम लोग देखें तो इसके अंदर 4-5 टाइप की तो सेल आ गई है। जैसा अगर सेल देखी जाए तो सबसे पहले एक लिखी है यहाँ पे हमने क्या, स्टैंडर्ड सेल, ये हो गई सेल नंबर 1। दूसरी लिखी है सेल इन इंडेमनिटी पीरियड, ये हो गई सेल नंबर 2। ठीक है, तीसरी हो गई सेल ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये हो गई सेल नंबर 3। ठीक है, चौथी हो गई आपका ये सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये हो गई सेल नंबर 4। और सबसे लास्ट में एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर बोलो सेल बोलो एक बात है, 5 हो गया। यानी सवाल में 5 टाइप की तो आपको सेल्स दे रखी होगी। अब परेशानी ये है कि अगर इन नामों से सेल्स दे दे, शॉर्ट सेल लिखा हो बहुत अच्छी बात है, सेल इंडेमनिटी पीरियड लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बेसिकली सवालों में ऐसा नहीं होगा। सेल हमेशा ऐसे दे रखी होगी, टर्नओवर 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 टर्नओवर, और एक पीरियड लिखा होगा। यानी आप समझ पा रहे हो हमारी बात को कि हमें ये तारीख डेट्स देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सी सेल इन 5 में से कौन सी है। बात समझ रहे हो, यानी हमें डेट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज शॉर्ट सेल इन 5 में से, इंडेमनिटी पीरियड की सेल क्या है, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की सेल क्या है, सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या है, और ये क्या है। सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर बहुत कम सवालों में दे रखा होता है, तो इसकी जगह पे अगर ये नहीं होता है तो फिर इसकी जगह पे हम लोग दूसरी सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम ये नहीं कह रहे कि ये वाली चीज और जो और करके हम लिखने जा रहे हैं वो दोनों सेम है ना, ये नहीं होता है तो दूसरा अल्टरनेटिव है, फिर यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग इंडेमनिटी वाली सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंडेमनिटी सेल आ जाएगी इस जगह पे, इसकी जगह पे, और बाकी इनटू जीपी रेट तो रहना ही रहना है। मतलब अगर ये बॉक्स खाली होता है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, अगर नहीं गिवन होता है तो, और एनुअल टर्नओवर। तो ये सारी बातें हम लोग को डिटेल में समझनी पड़ेगी, इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है। तो इस चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम लोग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा इन सबके हम लोग चीजों को समझने जा रहे हैं कि ये सारे आइटम जो लिखे हैं हम लोगों ने उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, वैसे आपकी अगर किताब अगर देखोगे तो आपको पहले पन्ने में यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग चार्जेस क्या है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स चार्जेस, रेंट है, ये सब सारी चीजें कि आग लग जाए तब भी ये खर्चे चलते रहेंगे। इंडेमनिटी पीरियड को बोलते हैं कि जो डैमेज का पीरियड होता है, बात समझ रहे हो, डैमेज का पीरियड जो होगा उसको हम लोग इंडेमनिटी पीरियड बोलेंगे। इंडेमनिटी का वर्ड मतलब बताया गया है, स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, ये सब का मतलब यहाँ पे समझाया गया है। तो आप घर पे इनकी रीडिंग कर लोगे। ठीक है, हम आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो इसको बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को समझेंगे। मान लो जो आग लगने की तारीख है, डेट ऑफ फायर जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ फायर जो है वो मान लेते हैं, कितनी मान लें, चलो करंट डेट ले लेते हैं 28 अप्रैल 2020। तो मान लो 28 अप्रैल 2020 को आग लगती है, और जो बिजनेस आपका
रीस्टार्ट हो पाता है, क्योंकि बिजनेस तुरंत ही तो चालू नहीं हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? 2 4 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने दुकान का फर्नीचर इन सब कामों में लग जाएगा। तो मान लो बिजनेस रीस्टार्ट हो पाता है 15 जून 2020 को। तो जितने पीरियड के लिए आपका बिजनेस काम धंधा ठप रहता है उसको बेसिकली हम लोग इंडemnity पीरियड बोलते हैं। इंडemnity पीरियड कितना हो गया? 28/4/2020 से लेके 15/6/2020। यानी इंडemnity पीरियड क्या है? सफर्ड पीरियड। आपका जितने दिन काम धंधा बंद रहता है उसको हम लोग इंडemnity पीरियड बोलते हैं। एक बात और समझनी है, अब अगर आदमी देखें भाई इंडियन आदमी है तो दिमाग लगाता है ये फर्जी चीज़ों में, तो हो सकता है आपका दिमाग भी उसी दशा में चला जाए, तो उसको भी समझ के चलना है। हम लोगों ने पहले बात करी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी आग लगने से जितने दिन का काम धंधा बंद रहेगा उतने दिन का प्रॉफिट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। अब इंडियन आदमी का खुराफाती दिमाग होता है तो वो ये दिमाग लगाने लगेगा कि यार जब प्रॉफिट का हमें पैसा मिल ही जा रहा है, ठीक है, जितने दिन भी काम धंधा बंद रहेगा हमें प्रॉफिट का पैसा मिल ही जाएगा, तो दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत ही क्या है? चुपचाप इंश्योरेंस से पैसा लेते रहो और आराम से बैठो घर में। बात समझ पा रहे हो मेरी? यानी जब आपको जितना भी पीरियड का लॉस होगा उतने पीरियड का पैसा मिल ही जाना है, तो फिर अब दोबारा दुकान चलाने की जरूरत क्या है हमें? इसलिए जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप इंश्योरेंस करवाओगे उससे, तो आपका एक इंडemnity पीरियड लगभग वाला उस फॉर्म में फिल करा लेगी। और वो पीरियड आप जितना ज्यादा लिखोगे प्रीमियम का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी कोई मान लो भर दे इंडemnity पीरियड 10 साल, तो उसका प्रीमियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इंडemnity पीरियड का मतलब है कि कितना पीरियड आपका अंदाजा रहेगा काम धंधा बंद करोगे दोबारा स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी को उतना कम पेमेंट करनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना है, उसको जितनी कम पेमेंट करनी है उसी हिसाब से प्रीमियम डिसाइड करेगा आपको। बात समझ लो, मतलब आप जितना चालाकी करोगे उतना ही चालाकी इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेने पे आपसे करेगी। सिंपल सी बात समझ पा लो। तो एक वो इंडemnity पीरियड लगभग वाला 2 महीना 3 महीना 6 महीना लिखवा लेगी आपसे। और जो रियल इंडemnity पीरियड होता है वो ये होता है, हम लोग जो यूज करेंगे सवाल में वो दोनों में से लोअर होगा। यानी अगर फॉर्म में आपने भर दिया 6 महीने और आग लगने की वजह से काम धंधा ठप रहा 3 महीने, तो 3 ही महीने पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। उल्टा अगर फॉर्म में आपने भरा 3 महीने और काम धंधा ठप रहा 8 महीने, तो इंश्योरेंस कंपनी तब भी आपको 3 महीने का ही पैसा देगी। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो वो होगा हमारा इंडemnity पीरियड, मतलब दोनों में से छोटा वाला। एक इंडemnity पीरियड हो सकता है सवाल में लिखा हो 6 महीने, और एक हो सकता है हम निकालें। दोनों में से छोटा वाला ही हम लोग सवाल लगाने में यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो इंडemnity पीरियड का मतलब आप समझ पाए। इस इंडemnity पीरियड की जो सेल होगी उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? सेल ऑफ इंडemnity पीरियड। मतलब ये चीज आप समझ गए कि व्हाट इज दिस। दूसरा है बेटा स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल बोलो, स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलो, एक ही बात। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है? सेल ऑफ सेम पीरियड ऑफ इंडemnity सेम पीरियड ऑफ इंडemnity नहीं, corresponding to indemnity period in last year। अब ये क्या बोल रहे हैं? कह रहा है आपको इंडemnity पीरियड के बराबर का ही पीरियड लेना है और वही सारे मंथ लेने हैं, लेकिन ये स्लॉट आपको लेना है पिछले साल में। यानी सेम टू सेम रहेगा, बस ये ईयर बदल जाएंगे। बात समझ रहे हो? जितना इंडemnity पीरियड हो 2 महीना है तो 2 ही महीना लोगे, यहाँ जनवरी फरवरी है तो पिछले साल का जनवरी फरवरी, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर। यानी इस चीज को आप कह सकते हो कि यहाँ बेसिकली हमें
28/4/19 से 15/6/19 की सेल लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात समझ पा रहे हो? सेम इंडेमनिटी पीरियड पिछले साल का जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल। ये तो आप जानते ही हो कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड जो भी आपका रहा हो, यानी अगर पिछले साल जब भी अकाउंट आपके क्लोज हुए हो, पिछले एक साल का डेटा। बात समझ पा रहे हो? अकाउंटिंग ईयर का मतलब है कुछ लोग अकाउंटिंग 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं, कुछ लोग 31 मार्च को। तो जो भी आपका पिछला एक साल का डेटा रहा हो उसका ले लेंगे हम लोग। इसके बाद आती है सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो जो हम लोग एडिशनल एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं वो क्या होते हैं? एडिशनल एक्सपेंडिचर, अब दुकान में मान लो आग लग गई तो हम लोग क्या करते हैं, अब खाली बैठे तो रहेंगे नहीं, अगल बगल घर के मकान में कहीं पे भी किराए की छोटी जगह ले लेंगे टेम्परेरी, ठीक है। दुकान के बाहर जहां आग लगी थी उसके बाहर एक गार्ड खड़ा कर देंगे, ये बताने के लिए कि चलो अभी कोई अगर कस्टमर आ जाए तो बता दो भैया हमारी दुकान में आग लग गई थी, दुकान रिनोवेट हो रही, बन रही है, तब तक के लिए आप बगल वाली गली में यहां से जाके अपना सामान ले सकते हो। टेम्परेरी दुकान हमने वहां पे खोल रखी है, उस गार्ड की सैलरी। ये सब एडिशनल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं कि जो हम लोग अगर आग ना लगती तो हम ना करते। क्यों कर रहे हैं? कि इसकी वजह से कुछ खर्चा करके हम कम से कम कुछ सेल तो कर ही पाएंगे। तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर। बात समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। अब बेटा आ गया एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर क्या होता है? एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर सिंपल सा है, सेल ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर टू द डे ऑफ क्या, डेट ऑफ फायर कह सकते हो। मतलब 12 महीने चाहिए डेट ऑफ फायर से पहले की। तो जिस दिन आग लगी है वहां से लेके पिछले एक साल का डेटा यहीं से लेना है। लेकिन यानी आप कह सकते हो कि 28/4/2019 से 28/4/2020 तक। अब ये एक साल एक दिन हो जाएगा तो यहाँ हम लोग 29 करके काम करते हैं। एक आध दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो कह सकते हो जिस दिन आग लगी हो वहां से ठीक पूरे 365 दिन पिछले वाले वो ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। तो आप लोगों ने भैया ये समझ लिया, ये समझ लिया, कुछ चीजें समझ गए हो, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने बताया आपको कि स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ दिखाया गया था। स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं फिक्स चार्जेस जो खर्चा होके ही रहेंगे, और इन स्टैंडिंग चार्जेस में दो पार्ट बांटे गए हैं। कुछ होते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और कुछ होते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या होता है? कुछ होंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और कुछ होंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सिस्टम समझ पा रहे हो? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है कि वो चार्जेस जो इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, यानी उनका भी पैसा आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात समझ रहे हो? अनइंश्योर्ड का मतलब उनका पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला। और इन दोनों के सम को, यानी ISC प्लस UISC के सम को बोलते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। यानी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को दो पार्ट पे तोला गया है, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड को। तो यहां से आप ISC TSC ये समझ पा रहे हो। यहां पे एक देखें तो वर्ड आया ट्रेंड परसेंटेज। ट्रेंड परसेंटेज होता है जो हर साल इंक्रीज होता है आपकी सेल में। क्योंकि आप जानते हो कि बिजनेस कर रहे हो तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि हर साल आपकी सेल बराबर हो, हर साल थोड़ा ना थोड़ा ग्रोथ चाहते हो। तो जो ग्रोथ का परसेंटेज होगा उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड परसेंटेज, ठीक है। इंक्रीज इन सेल्स कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एवरी ईयर। तो ये समझ गए आप, ये समझ गए। अब शॉर्ट सेल, शॉर्ट का मतलब कमी, सेल का मतलब सेल में। इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई हमारे पास आग लगने की वजह से क्या सेल में कमी हो पाई। ये है पिछले, वही मान लो जनवरी फरवरी में आग लगती इस बार, जनवरी फरवरी 2020 में, तो पिछले साल जनवरी फरवरी में क्या सेल रही,
मान लो पिछले साल जनवरी फरवरी में 2 लाख रुपए की सेल हुई, तो इस बार जनवरी फरवरी में कितनी सेल होगी, मान लो 10% 10% है तो 2 लाख में 10% जोड़ दो, मतलब 220 की सेल होती, लेकिन आग लगने की वजह से सेल कितनी हुई, मान लो सिर्फ 50,000 की, तो डिफरेंस कितना आ गया उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट सेल। तो अब ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। रेट ऑफ जीपी तो बेटा फॉर्मूले में डाल के निकालना है, ये भी फॉर्मूला है। एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में हमने बताया कि क्या होते हैं, ठीक है, और तीनों में से लोअर निकाल लेंगे तो वो एडमिसिबल हो जाएंगे, अलाउबल हो जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट सब फॉर्मूला है। यहां पे एक चीज और समझनी है, सेविंग स्टैंडिंग चार्जेस सवाल में गिवन होता है। सेविंग का मतलब बचत, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है फिक्स चार्जेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका लाइट का पैसा जा रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये महीना, तो जब आपकी दुकान में आग लग जाएगी तो लाइट का पैसा 10,000 थोड़ी लगेगा। अब दुकान बनवाने के लिए आपको क्या होगा, मिस्त्री लगा होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम होगा, ठीक है, तो उसमें लाइट का व्यय आएगा मान लो 500, तो इसका मतलब लाइट में आपने 9,500 रुपये बचा लिए। तो जो सेविंग हो जाएगी स्टैंडिंग चार्जेस में, उनको बोलते हैं सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, वो सवाल में गिवन होता है अगर है तो, ठीक है। बाकी ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम आप समझ गए हो, अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। तो हमने फ्रेमवर्क बना के आपको ये सब बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनका मीनिंग बता दिया, ठीक है। अब इन सब में अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हो आप आधे घंटे हो गए हैं, तो अब सारी कहानी हम लोग की क्लियर हो गई, पिक्चर सारी क्लियर हो गई है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो सवाल हम लोग के पास आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 33। सवाल लगाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही स्टेप फॉलो होंगे। ये स्टेप अभी आपको याद नहीं हो पाए हैं। याद करने का क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, इसको लिख के सामने रखो, सवाल लगाते समय यही ट्रेंड फॉलो करो। जब आप 3 4 5 बार ये लिख लिख के सवाल लगाओगे, देख देख के ही लगाओ, इसमें से आप लिख के लिखो। जब आप देख देख के 4 5 बार सवाल लगाओगे तो धीमे धीमे ये चीजें रिटेन होने लगेंगी। जैसे अभी हमने लिखा है तो सब हमें एक तरीके समझ लो याद था, फटाफट लिख दिया, कहीं हमने बुक से कहीं देखा नहीं, बात समझ लो। तो होता क्या है कि बार बार प्रैक्टिस से चीजें आपको रिटेन होने लगती हैं, याद होने लगती हैं। वही काम आपको करना है। जब आप 4 5 बार इसको देख देख के सवाल में यूज करोगे तो अपने आप चीजें रिटेन होने लगेंगी, ठीक है। आप पहले रटने के चक्कर में पड़ोगे कि लाओ 6 7 स्टेप याद कर लें फिर सवाल लगाएं, तो ना स्टेप याद हो पाएंगे और ना एक भी सवाल आपसे लग पाएगा। अब सवाल लगाते समय मैं बार बार ये फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, ठीक है, फॉर्मूले यहां रहेंगे, ठीक है। ये आप पहले यहां तक की क्लास करने के बाद ये आप लिख लोगे सातों, उसके बाद आगे क्लास आप देखोगे उसको सामने रख के तो आपको फिजिकली समझ में आएगा। क्योंकि बार बार इतना लिखेंगे तो बहुत ही लंबी लगने लगेगा। हम सब कुछ करेंगे लेकिन फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सीधा, बात समझ पा लो। ये बार बार हम डिटेलिंग नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां तक का क्लास करने के बाद ये सातों पॉइंट आप नोट कर लोगे, उसको उस कॉपी को सामने रखोगे, तब आगे क्लास देखोगे तो आपको सही से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम निकालना है कुल मिला के। डेट ऑफ फायर 30 जून 2013 है, एनएमटी पीरियड आपका 6 महीना है, ठीक है। सम एश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू को हम लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, सम एश्योर्ड। टर्नओवर दे रखा है, ईयर एंडेड 30 जून 2013, 1 साल का है, और जो एंड हुआ है ठीक उस डेट को जिस दिन आग लगी है। यानी समझ पा रहे हो ये कौन सा टर्नओवर हो गया आपका, पिछले 12 महीने वाला, दैट इज एनुअल टर्नओवर। यानी ये हमारा क्या दे रखा है, एनुअल टर्नओवर। फिर नेट प्रॉफिट है अकाउंटिंग ईयर का, तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, समझिए हो गए। फिर स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, स्टैंडिंग चार्जेस है, बहुत अच्छी बात है। अब स्टैंडिंग चार्जेस में से अगर अलग अलग नहीं बताया गया है तो यही स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएंगे मेरे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड अलग से नहीं बताए गए हैं तो यही टोटल भी हो जाएंगे,
और इस सवाल में अनइंश्योर्ड है नहीं, इसलिए यही आईएससी हो जाएगा, यही टीएससी हो जाएगा। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, नेट प्रॉफिट भी 31 मार्च का दे रखा है, ये टर्नओवर भी 31 मार्च का दे रखा है, यानी समझ गए होंगे कि ये लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का टर्नओवर है, यानी ये क्या है, सेल ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। फिर इंडेमनिटी पीरियड की सेल दे रखी है, और ये सेम पीरियड पिछले साल का देखो दे रखा है, तो सेम पीरियड जो पिछले साल का दे रखा होगा इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड सेल्स। तो इसमें हम लोगों ने नोटिंग कर ली, जिससे हम लोग को समस्या ना हो, करने में सवाल लगाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोगों ने ऐसा काम कर लिया है, नोट कर लिया है। चलो यहां तक की बात समझ पा रहे हो। अब अगले पन्ने में अभी एक लाइन सवाल की और बची हुई है, इस लाइन को जरा पढ़ लो। इस लाइन में लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ द 12-13 हैज शोन अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज ऑफ 10% ओवर द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रेंड परसेंटेज, या ग्रोथ कितनी हो रही है आपकी सेल में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, ट्रेंड परसेंटेज, कितना ट्रेंड है। तो अब हम लोग आंसर लिखने जा रहे हैं, सवाल लगाने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट सेल्स निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 33 है। शॉर्ट सेल कैसे निकलेगी, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेल लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड टर्नओवर लेना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड टर्नओवर हम लोग का कितना है यहाँ पे 55,000। इसमें ऐड करेंगे हम लोग 10%, 10%, इसका 10% निकाल लो, 5500 हो गया, 60,500 आ गया, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, माइनस करेंगे इसमें से सेल इन इंडेमनिटी पीरियड, और इंडेमनिटी पीरियड की सेल है 28,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, शॉर्ट सेल, यानी 32,500। दूसरे स्टेट पे निकालेंगे हम लोग जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला भी बताया था, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 6,250 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 14,250 डिवाइड बाई सेल ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड और इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक भी कर लेता हूँ, 6,250 प्लस 14,250 डिवाइड बाई 99,000 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेटली 20.7% आ रहा है। तीसरा होता है जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, तो ये तो हमने बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी 32,500 इंटू 20.7%, और 32,500 इंटू 20.7% करते हैं तो 6,730 रुपए आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 6,730 रुपए, ये आ गया जीपी ऑन शॉर्ट सेल। अब जो अपने स्टेप आप देखें, तो ये हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये निकालने के लिए कम से कम एडिशनल एक्सपेंसेस तो देना मांगता ही है सवाल में। जिस सवाल में एडिशनल एक्सपेंसेस या इसका दूसरा नाम इनक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये नहीं दे रखा होगा, तो चौथा स्टेप आपका जाएगा कट, यानी इस सवाल में हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा। ये नहीं निकालना पड़ेगा तो हम लोग यहां पहुंचेंगे, और ग्रॉस क्लेम का फॉर्मूला अगर यहां देखें तो है जीपी ऑन शॉर्ट सेल, जो निकल चुका है 6,730 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस है नहीं, निकल नहीं पाएंगे क्योंकि सवाल में दे ही नहीं रखा है, और तीसरा माइनस करते हैं सेविंग, जो कि सवाल में नहीं दे रखी, नहीं निकल पाएगी, यानी ग्रॉस क्लेम भी कितना हो गया हमारा 6,730 रुपए। बात समझ पा रहे हो, ये हो गया मेरा क्या, ग्रॉस क्लेम। अब एनुअल टर्नओवर दे रखा है, ठीक है। इस सवाल में इन लोगों ने सिर्फ इन्होंने ग्रॉस क्लेम तक आंसर निकाला, ठीक है। आप चाहो तो आगे भी आंसर निकाल सकते हो, वैसे इन लोगों ने सिर्फ ग्रॉस क्लेम तक ही आंसर निकाला है, वहीं पे लाके सवाल छोड़ दिया। फिर भी हम लोग समझेंगे आगे कैसे होगा। पांचवा स्टेप हो जाएगा जीपी ऑन 80,
इसके लिए एनुअल टर्नओवर की मदद लेंगे, और एनुअल टर्नओवर अगर सवाल में देखें हम लोग तो एनुअल टर्नओवर कहाँ चला गया आपका, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए एनुअल टर्नओवर प्लस करोगे 10% और इनटू करेंगे हम लोग जीपी रेट। तो इसको पहले सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1,10,000 रुपए इंटू 20.7%। 1,10,000 इंटू 20.7%, ये हो गया आपका 22,770 रुपए। ठीक है। अब एक बात आपको छोटी सी और समझनी है, और हो सकता है आपको इस टेबल में चेंज भी करना पड़े। क्या चेंज करना है समझना है, इधर देखो बेटा। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वहां नेट क्लेम का 7 नंबर पॉइंट में, ठीक है। नेट क्लेम में आपको 2 चीजें देखनी होंगी, वहां चेंज कर लेना, सही कर लेना। नेट क्लेम में 2 बातें होती हैं। अगर पॉलिसी वैल्यू कम है जीपी ऑन एटी से तो अलग बात होगी, और पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है या बराबर है जीपी ऑन एटी से तो दूसरी बात होगी। यानी नेट क्लेम निकालने के एक नहीं 2 फॉर्मूले। ज्यादातर सवालों में यही अप्लाई होगा, क्योंकि उन सवालों में पॉलिसी वैल्यू जीपी ऑन एटी से कम होती है। लेकिन इस सवाल में अगर देखो तो जीपी ऑन एटी कम निकला है, पॉलिसी वैल्यू हमारे इस सवाल में क्या है, ज्यादा है, 25,000 है। तो हमें दोनों लेके चलने पड़ेंगे। जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था वो इस कैटेगरी का था, यानी अगर पॉलिसी वैल्यू कम है, जीपी ऑन एटी ज्यादा है, तो फिर हमारा जो नेट क्लेम निकलेगा उसका फॉर्मूला बनेगा क्या, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू और डिवाइड बाय जीपी ऑन डबल एटी। अब मुद्दा है अगर ये हो गया तो अगर ये बात हो गई तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ग्रॉस क्लेम होगा वही बन जाएगा, यानी बिकेम नेट क्लेम। यानी जो ग्रॉस क्लेम होगा वही नेट क्लेम बन जाया करेगा ऐसे केस में। तो सेम प्रोसीजर यहां फॉलो होने वाला है। हमने बताया ज्यादातर सवालों में यही होगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए ऐसी भी चीज दे देगा, जैसे इस सवाल में दे दिया पहले ही सवाल में। तो यहां देखें तो जीपी ऑन एटी आया है 22,770, और जबकि पॉलिसी वैल्यू है 25,000, मतलब सेकंड केस आ गया। तो लिख सकते हो आप यहां, सिंस पॉलिसी वैल्यू क्या है, पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन है जीपी ऑन एटी से, हेंस जो हमारा नेट क्लेम रहेगा, जो ग्रॉस क्लेम है वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट क्लेम। बात समझ गए। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ गए हो। ऐसी उम्मीद के साथ आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। अब अगर आगे देखें बेटा तो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब सवाल में थोड़ी टेक्निकलिटी हल्की हल्की बढ़ती जाएगी, तो उसको देखते हुए हम लोग को काम करना है। एक 9/2013 को आग लगती है, बिजनेस इंटरप्ट रहता है 31 दिसंबर 2013 तक। ठीक है। तो यहां से यहां तक का पीरियड क्या हो गया हमारा, इंडेमनिटी पीरियड। तो चलो पहले इंडेमनिटी पीरियड की सेल निकाल लें। यहां अगर देखो तो 4-4 महीने का टर्नओवर दे रखा है, जो 4 महीने 30 अप्रैल को एंड होंगे, 31 अगस्त को और 31 दिसंबर को। यानी बेसिकली ये जो है वो 30 अप्रैल तक का, यानी ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की सेल है। ठीक है। ये देखो तो 31 अगस्त तक का है, यानी ये 1 मई से 31 अगस्त तक का। 4-4 महीने हैं, लेकिन इस 4 महीने में एंड होना चाहिए। अगला जो होगा वो 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक की सेल है। तो डेट लिख दे जिससे आपको तकलीफ थोड़ी कम हो।
तो इस चार्ट को देखते हुए जो आपका फॉर्मेट है, थोड़ा सवाल पढ़ेंगे, फॉर्मेट में अपने चलते रहेंगे। अब अगर फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को शॉर्ट सेल निकालनी होगी, और शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको स्टैंडर्ड सेल्स। तो यहां से पहचानेंगे 1/9/2013 से 31 दिसंबर 13 में आग लगती है। तो ये पीरियड हो गया वो वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, ये हो गई हमारी इंडemnity सेल। सेम पीरियड पिछले साल में जो रहा हो वो हमारी क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड सेल। यानी ये हो गई मेरी क्या, स्टैंडर्ड सेल, और ये हो गई इंडemnity सेल्स। बात समझ पा रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर यहां आप देखो तो कहीं पे भी आपको ट्रेंड परसेंटेज नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वो नहीं है, इसका मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात, अगर होंगे तो सवाल में आपको दिखेंगे, नहीं है तो नहीं दिखेंगे। तो इस सवाल में आपका वो ट्रेंड परसेंटेज मिसिंग है, नहीं है तो भूल जाओ। स्टैंडर्ड सेल हो गई 95,000, यहीं से माइनस हो जाएगी क्या, इंडemnity सेल्स जो कि 15,000 रुपए है। तो मेरी 80,000 आ जाएगी एसएस यानी कि शॉर्ट सेल्स। ठीक है, तो हमारा भैया शॉर्ट सेल निकल चुका है। दूसरा निकालेंगे जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला आपने देखा था, नेट प्रॉफिट चाहिए हम लोग को और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए। तो देखते हैं, नेट प्रॉफिट दे रखा है भाई 20,000 रुपए, तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट 20,000 रुपए। ठीक है, दूसरा चाहिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और तीसरा चाहिए लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की सेल। तो यहां बताया गया कि इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो 30,000 हैं, ऑफ विच 2,000 वर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब 30,000 हो गया मेरा क्या, टीएससी, और 2,000 इंश्योर्ड नहीं है, मतलब अनइंश्योर्ड हो गए हमारे कितने, 2,000। तो कह सकते हो इंश्योर्ड कितने हो गए हमारे, 28,000। बात सोच पा रहे हो? तो इससे हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस निकल गया कितना, 28,000 रुपए। अब लास्ट अकाउंटिंग ईयर की सेल देखें तो नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 31 दिसंबर 2012 तक का दे रखा है। यानी आप समझ ही गए हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर 12 को क्लोज करते होंगे, यानी जनवरी से दिसंबर वाला ईयर फॉलो करते हैं। तो जिस ईयर का ये नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसी पीरियड का आपको सेल भी लेनी होगी। यानी पूरी आप 2012 की सेल ले लोगे। यानी इनको तीनों को जोड़ दें, 65 प्लस 80 प्लस 95, तो इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगी आपकी लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की सेल। तो अगर इनको जोड़ें तो आ रहा है हमारा 2,40,000 रुपए, और इसको सॉल्व कर लें तो आ रहा है 20%। तीसरा हो जाएगा जीपी ऑन शॉर्ट सेल, तो 80,000 इंटू 20% यानी कि 16,000। चौथा होगा एडमिसिबल अमाउंट फॉर एडिशनल एक्सपेंस, और ये होता है 3 में से लोअर। पहला होता है एक्चुअल खर्चे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो भाई सवाल में देखें एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ लिखा हुआ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या है, इसी को बोल रहे थे हम लोग ICWA। तो चाहे एडिशनल एक्सपेंसेस के नाम से दे रखा होगा, चाहे इस नाम से दे रखा होगा, और ये कितने हैं हमारे 600 रुपए। ठीक है, बात समझ पा लो। तो एडिशनल कितने हो गए मेरे एक्चुअल वाले 600। दूसरा फॉर्मूला था, और फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस ISC डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट प्लस TSC इंटू एक्चुअल एडिशनल खर्चे। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आपका आ रहा है 576 रुपए। तीसरा होता है सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर,
ठीक है, जो आपको फॉर्मेट था वो यहाँ होता था, सेल थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये सवाल में मिसिंग है, नहीं दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम लोग इंडेमनिटी पीरियड की सेल की मदद ले लेंगे। तो इंडेमनिटी पीरियड की सेल 15,000 है इनटू जीपी रेट। तो इन दिनों में से लोअर क्या आ गया 576, यानी हमारे एडमिसेबल अमाउंट फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस कितना हो गया 576 रुपया। इसके बाद निकाल लेंगे बेटा हम लोग ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम का जो फॉर्मूला था वो था जीपी ऑन शॉर्ट सेल प्लस एडमिसेबल अमाउंट फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। तो सेविंग जो है स्टैंडिंग चार्जेस की वो दे रखी है हमारी कितनी 1500 रुपए, माइनस कर लेंगे 1500 रुपए, और इतना जोड़ घटाना करके जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या ग्रॉस क्लेम। फिर निकालना होगा आपको जीपी ऑन डबल एटी। डबल एटी के लिए आपको एनुअल, इसका जो फॉर्मूला है हम एक बार लिख देते हैं, एनुअल टर्नओवर प्लस 10% और इनटू जीपी रेट। 10% है नहीं तो भूल जाओ, मतलब प्लस हो गया आपका कितना 0% कह सकते हो, नील कह सकते हो, ना जोड़ो ऐसे कह सकते हो, और जीपी रेट है 20%, ये निकालना है। एनुअल टर्नओवर की परिभाषा आपको लिखवाई गई थी कि जिस दिन आग लगती है इससे ठीक पहले के 12 महीने की सेल, यानी पिछला 12 महीने लेटेस्ट वाला क्या हो गया 1 सितंबर 2012 से 1 सितंबर 2013, और सितंबर अगर देखें तो 1 सितंबर 2012 वाला यहां है, यानी वो जो 12 महीने एनुअल टर्नओवर आप बता रहे हो वो एनुअल टर्नओवर में ये वाला पीरियड आ जाएगा 4 महीने, और ये वाले 4 महीने 8 महीने आ जाएंगे, यानी 95,000 प्लस 70 और प्लस 80, इनको एडअप करोगे तो आपका आ जाएगा क्या एनुअल टर्नओवर, यानी कि 2,45,000। बात समझ पा रहे हो? ऐसे 12 महीने जो इस डेट को खत्म हुए हो, यानी 1 सितंबर 2012 से 31 अगस्त 2013, इस पीरियड की हमें सेल लेनी थी, इस पीरियड की। तो ये पीरियड अगर सर्च करोगे तो ये और ये और ये आ जाएगा, उसी को जोड़ लिया तो हमारा एनुअल टर्नओवर आ गया। ठीक है, तो एनुअल टर्नओवर आ गया कितना 2,45,000, जोड़ोगे कुछ नहीं होगा, 20% कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 49,000। फिर इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे पॉलिसी वैल्यू से। तो जो पॉलिसी वैल्यू ली थी हमारी 42,000 की, यानी पॉलिसी वैल्यू क्या है कम है, कम है तो वो 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर से दिखा देते हैं, पॉलिसी वैल्यू कम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन डबल एटी। ठीक है, और जब इसको फाइनली आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है 12,922। बात समझ पा रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 34। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब एक सवाल और है हमारे पास, वो भी निपटा लेते हैं तो ये टॉपिक ही फिनिश हो जाता है। हाँ बेटा, 1 जुलाई 2012 को आग लगती है, बिजनेस आपका सफर करता है डिसऑर्गेनाइज कब तक रहता है 30 नवंबर 2012 तक। तो समझे गए होगे कि यहां से लेके 30 नवंबर 2012 तक का क्या हो गया इंडेमनिटी पीरियड हो गया। फिर कुछ और डेटा दे रखा है, टर्नओवर दे रखा है 1 जुलाई 13 से नवंबर 2013 तक का। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी डेट हमें लग रहा है गलत छप गई है, यहाँ 2012 नहीं होना चाहिए 2013 होना चाहिए।
ठीक है, तो इसको सही कर लेना, अगर बुक में गलत है तो ये डेट आएगी सवाल में परफेक्ट वाली। तो ये वही पीरियड की सेल दे रखी है, यानी ये हो गई हमारी क्या, इंडemnity सेल्स। सेम पीरियड पिछले साल का जो था 2012 में, सेम पीरियड पिछले साल का, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड सेल्स। ये हो गई हमारी क्या, स्टैंडर्ड सेल्स। नेट प्रॉफिट दे रखा है लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का टर्नओवर दे रखा है। जिस दिन आग लगी थी 1 जुलाई 13 को, ठीक इससे पहले का 12 महीने की सेल दे रखी है। तो ये हो गई मेरी क्या, एनुअल टर्नओवर। और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखे हैं हमारे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंडिचर 18,000 हुए हैं, और सेविंग जो होती है वो 4,972 रुपए की होती है। पॉलिसी जो ली है वो हमने 3,30,000 की ली है। टेंड है 20% का। इंडemnity पीरियड देखो यहाँ 6 महीने दे रखा है, हमें दोनों में से लोअर लेना होता है। यहाँ इंडemnity पीरियड 6 महीने दे रखा होता है, और यहाँ से निकालोगे अगर जुलाई से नवंबर, तो जुलाई से नवंबर अगर यहाँ आप देखो तो हमारा 5 ही महीने आ रहा है। तो बेसिकली ये 5 महीने जो होंगे वो सवाल का असली वाला इंडemnity पीरियड होगा, दोनों में से छोटा वाला होगा। ठीक है, इसलिए 6 महीना नहीं रहेगा, वो 5 महीने चलने वाला है, और हमको निकालना है कितना क्लेम मिल पाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो आओ इसको भी लगा लेते हैं, तो सवाल लोग का खत्म हो जाए सारा। ये है क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शॉर्ट सेल्स। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड सेल लेनी होगी, और स्टैंडर्ड सेल है आपकी 4 लाख रुपए, प्लस करना होगा 10% जो 20% था, 80,000 रुपए ऐड कर दें तो 4,80,000 हो जाता है। और इस 4,80,000 में से इंडemnity पीरियड की सेल माइनस कर दें जो कि 1,20,000 है, तो 3,60,000 का शॉर्ट सेल। लिखा नहीं कहानी सेम ही रहती है, इसलिए लिखा नहीं 3,60,000। दूसरा हो जाएगा भैया जीपी रेट निकालना, और जीपी रेट अगर हम लोग देखें तो जीपी रेट हमारे पास है, जीपी रेट जहां तक हम देख पा रहे हैं तो आपको उसके लिए नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है आपका वो है 1,80,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000, और लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की जो सेल है वो है 10 लाख रुपए इंटू 100, तो ये आ जाएगा 30%। तीसरा होता है जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, तो 3,60,000 इंटू 30%, 1,08,000। ठीक है, चौथा हो गया आपका एडमिसिबल अमाउंट फॉर एडिशनल एक्सपेंस। ये 3 में से लोअर होता है, जानते ही हो आप। पहला होता है एक्चुअल खर्चे, और एक्चुअल खर्चे सवाल में लिखे हुए थे 18,000। दूसरा होता है नेट प्रॉफिट प्लस ISC डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस TSC इंटू एक्चुअल खर्चे। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 18 एक 3,30,000 हो गया, और 3 24 हो गया, और ये हो गया आपका 1,800 रुपये। तो ये आ रहा है 16,667 रुपये। सवाल में बाकी सब कुछ इन्होंने सही किया है, इस चीज की जो कैलकुलेशन करके लिखी है वही गलत कर दी। नेट प्रॉफिट प्लस ISC का सम 3,96,000 निकाल दिया बाय डिफॉल्ट, भाई समझ रहे हो, और नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस का सम 4,20,000 निकाल दिया। तो ये इनसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से ये चीज आपकी मैच नहीं करेगी, और ये नहीं मैच करेगा तो आगे का सब कुछ खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको।
बात समझ रहे हो, ये चीज इन्होंने गलत निकाल दी। अब चाहे इसको यहाँ गलत मान लो आप, या कह सकते हो यहाँ कहीं इनके अमाउंट लिखने में कहीं गड़बड़ हो गए। ठीक है, तो जो हमारे पास सवाल है हम उसकी मदद से निकालेंगे। तो यहाँ आ रहा है बेटा 16,667 रुपए। पांचवा निकलता है आपका ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम होता है जीपी ऑन शॉर्ट से प्लस एडिशनल खर्चे माइनस सेविंग, और सेविंग थी 4,972 रुपए की। तो ये हो गया आपका 1,08,000 प्लस 16,667, 4,972 रुपए, ये हो गया 119695। फिर निकालेंगे हम लोग जीपी ऑन डबल 80। एनुअल टर्नओवर देखें तो भैया था हमारा 11 लाख रुपए प्लस 10% यानी 20%, और इनटू हो जाएगा मेरा 30%। तो पहले 11 लाख में 20% ऐड करना है। 11 लाख का 20% निकालते हैं अगर हम लोग, तो आता है 2,20,000। इसमें ऐड कर दोगे अगर तो हो जाएगा 13,20,000, और इसमें 30% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ रहा है हमारा कितना, 3,96,000 रुपए। सातवें में निकलेगा नेट क्लेम। नेट क्लेम से पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है कि भैया पॉलिसी वैल्यू कितनी है। तो सवाल में अगर हम लोग देखें तो पॉलिसी वैल्यू है 330 की, और जीपी ऑन डबल 80 जो आया है वो आया कितना, 3,96,000, यानी पॉलिसी वैल्यू फिर से कम है। तो वही फॉर्मूला लगने वाला है, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन डबल 80। तो ये आ रहा है लगभग 99,746 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हुआ है। एक जगह इन लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर रखा था, जिसकी वजह से आगे सवाल थोड़ा सा आंसर हम लोग के बदल गए। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। डिटेल में पूरा लगा लोगे, कोई दिक्कत होगी फोन करके आप पूछ लोगे। ठीक है, जहां तक कि हमने सवाल लगाने से पहले की क्लास है वहां तक का देखोगे, फिर 7 पॉइंट एक पेज पे आप आराम से नोट करोगे, उसके बाद सवाल साथ साथ समझोगे तो आपको डिटेल में आराम से समझ में आने वाला है। चलो बेटा, जय हिंद।